बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो कुछ भी हुआ और पंजाब के हवाले से जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई वो सबके सामने 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दोनों फ़रीक़ैन, जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और उसके साथ वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही, दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुख का सांस लिया और कहा जनाब 3 माह से जो बहरान चल रहा था 3 सेशंस के अंदर हमने इस बहरान को हल कर दिया है। यकीनी तौर के ऊपर पंजाब के अंदर जब से विफाक में तहरीक अदम एतमाद का मामला और उसके बाद पंजाब में वज़ीर आला पंजाब यानी उस वक्त साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उस वक्त से लेकर अब तक अगर बात करें एक बड़ी लंबी लिस्टिंग है, बड़ी इसके ऊपर एक डिटेल है जिसके ऊपर अगर हम जाएँ तो काफ़ी वक्त दरकार होगा, लेकिन तमाम चीज़ें नाजरीन के सामने ही हैं और देखा हमने कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मामले को मज़ीद तूल देती रही और तूल देने की कोशिश में लगी रही। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर अब एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो तारीख है वो सामने आई है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके ऊपर ना सिर्फ प्रोग्राम बल्कि हमारी जो लम्हा बलम्हा न्यूज़ टेलीविजन की जो ट्रांसमिशन है वो जारी और इसी तसलसल को हम भी आगे बढ़ाएंगे। इसी बात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन करेंगे कराची से एंकर पर्सन तजियाकार फवाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ, ये जो मामला है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का, माजी में कभी इसकी कोई मिसाल मिलती है कि जनाब असम्बलियों के मामलात और वज़ीर आला पंजाब के बिलखुसूस अगर इंतखाब के मामले को ले लीजिए, क्या ये अदालतों ने इसका तस्फिया किया है, अदालतों में फैसले हुए इसके जो आज ये सब कुछ हो गया? ये मामला देखा जाए तो अदालत के करने का नहीं था। ये पीटीआई की जो हुकूमत है वो ये मामला अदालत में ले गई थी। एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की शक्ल में उन्होंने एक रेफरेंस भी दायर कर दिया था। और जब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब के वजीर आला अक्सरियत से बन गए थे, अक्सरियत जो मेंबरान की थी, टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ के हक में वोट दे दिया था और वो वजीर आज़म मुंतखब हो गए थे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि मुनहरिफ जो अरकान है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। उसका नतीजा ये निकला कि वो फैसले पे इन्हिसार लाहौर हाई कोर्ट ने किया और उन्होंने ये जो कल फैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने वो दे दिया। तो किस्सा मुख्तसर, आइन में तो कोई ऐसी चीज नहीं लिखी कि उनके वोट नहीं काउंट होंगे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आइन में अपनी तरफ से एक नई शिक डाल दी जो कि आइन में नहीं थी और ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही के एक जज साहब जो है याहिया अफरीदी साहब, उनको भी कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। और मेरी भी यही राय है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता और याहिया अफरीदी साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो लिहाजा एक सुप्रीम कोर्ट से जो गलती हुई थी वो गलती को जब लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना लिया तो उसके बाद ये सारा कंफ्यूजन मचा और आज वही लेकिन इरफान कादिर साहब, अब जब ऐसा आइन में है ही नहीं तो ये जो ऐसा क्यों कर हुआ फिर? यानी अगर ये गलती हो गई, इस गलती का खमियाजा किस किस को कहां कहां और कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा? देखिए, अगर जजों से गलती हो जाए तो उसका तो कोई फैसले में अगर गलती हो जाए तो उसमें तो उसकी यही रेमेडी है कि उनको चाहिए लार्जर बेंच बना के दोबारा से, जैसे ही उनको इदराक हो या उनको कोई बताए तो दोबारा से बेंच बना के तो उसको रिविजिट करें इस तरह के गलत फैसले को। ये रेमेडी है। अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि दोबारा से बेंच बना के रिविजिट करें, इसकी रेमेडी है। अयाज शुजा साहब, ये 4-5 जज थे, अब 10 जजों का बेंच बना दें। आगे वो जस्टिस फाइज ईसा का मामला जो था, एक जज साहब का मामला, उस पर तो इन्होंने 10 जज बिठाए थे। तो ये तो मामला उससे बहुत बड़ा है, ये तो सारे सूबे का मामला है, यहाँ पे क्यों नहीं इन्होंने 10 या 12 जज बिठाए? यही वो बहुत बड़ा सवाल है। एक बड़ा सूबा, बड़ा आईनी बहरान है और अब तक तकरीबन 3 माह हो गए हैं, ये सूबा जो है वो इस आईनी बहरान से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अयाज शुजा साहब, आप मुझे बताइएगा, इस सारे ये जो अभी चले, इससे पहले कि आगे जाए, आज के इस 22 जुलाई वाले मामले पे बात कर लेते हैं कि जनाब दोनों पार्टीज जो है वो एग्री कर गई हैं कि 22 जुलाई को दोबारा इंतखाब होगा। इससे आईनी बहरान टल गया?
देखिए फरीद, आईनी बहरान किसी हद तक टल गया है, लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये फिर इस पे यानी ज़िमनी इंतखाब जो होंगे 17 जुलाई को, और जिसमें मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, कि मुस्लिम लीग नून की तकरीबन 15 से 16 हलकों में पोजीशन बहुत मजबूत है। और अगर मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन में 14, 15 या 16 सीटें जीत जाती है अगर, तो पीटीआई इसको तस्लीम नहीं करेगी और धांधली का शोर मचाएगी। इलेक्शन कमीशन को भी प्रेशर में लाया जाएगा और धांधली के हवाले से एहतजाज भी किया जाएगा। अच्छा, यानी कि वही राग अलापा जाएगा कि अगर पीटीआई जीत जाए तो सब साफ और शफाफ, ना जीते तो सब धांधली ज़दा। बिल्कुल फरीद, मैं आपको आज के भी ये जो कोर्ट में गए हैं उस पर भी बता दूं कि ये बड़ा वाज़े इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून को और उनके तहादियों को ऐवान में बरतरी हासिल है। 176 उनके अराकीन टोटल बनते हैं अगर पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन को निकाल भी दिया जाए। और इस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर 5 मखसूस सीटों का फैसला भी कर दे और उनको नोटिफाई कर दे, तो पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के टोटल अराकीन की तादाद 173 बनती है। यानी अगर आज भी इलेक्शन हो जाती है और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी तौर पर ये 5 अराकीन भी नोटिफाई कर दिए जाते, तो तब भी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास थी। अब मैं आपको ज़िमनी इंतखाब के ज़मीनी हकायक पे बता दूं कि सिर्फ लाहौर की एक सीट मियां अकरम उस्मान की है, वो भी इसलिए कि वो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद के दामाद हैं। इस वजह से वो उनके लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। बाकी तीनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की पोजीशन जो है वो काफी मजबूत है। इस पर भी मुकाबला होगा और ये इसका ये मतलब नहीं है मियां अकरम उस्मान सिर्फ मुकाबले की पोजीशन में है। बाकी तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है। बाकी भी एक फैसलाबाद की सीट निकाल कर बाकी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून काफी तगड़े उम्मीदवार लेके आई है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पीटीआई का एक और बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अकरबा परवरी बहुत है। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो पंजाब और सिंध में बाकायदा पार्लिमानी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उम्मीदवारों की ताकत को उसमें मैयर किया जाता है, पार्टी का वोट मैयर किया जाता है और उसके बाद टिकटें जारी की जाती हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो पहले भी 18 के इलेक्शन में भी जिसका सिफारिश थी उनको टिकटें दी गई, जिसका असर ये था कि उस वक्त शायद मुक्तदर हल्के पीटीआई की सपोर्ट कर रहे थे, उसके बावजूद पीटीआई जो थी वो अक्सरियत देने में नाकाम रही थी, यानी कि उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी। आज भी वही तारीख दोहराई जा रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में जिसका कोई तगड़ा पीटीआई का जो होतेदार वाकफ है उनको टिकट्स दी जा रही हैं, जिस वजह से मुस्लिम लीग नून को अपर हैंड है। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ज़िमनी इंतखाबात वो पीटीआई की तरह कभी नहीं हारे। पीटीआई ने पंजाब में सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब अपने दौरे हुकूमत में जीता था, वो भी इसलिए कि वो सलीम बरियार लड़ रहे थे इलेक्शन, उनका बेटा उसमें उम्मीदवार था और उनका बेटा उस वक्त के वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का उस्मान बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद था। इसलिए वो इलेक्शन में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए और तमाम जो मशीनरी थी उनकी मदद से सिर्फ एक इलेक्शन पीटीआई जीत सकी, उसके अलावा तमाम ज़िमनी इंतखाबात बिल्कुल, ये हमारे सामने ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। और उस ज़िमनी इंतखाब के अंदर जिसमें पीटीआई को शिकस्त होती रही माजी के अंदर, पीटीआई इस बयानिए को आगे लेके चलती रही कि जनाब हमने तो किसी तरह की कोई भी असर और रसूख इस्तेमाल नहीं किया जो माजी की हुकूमतें में इस्तेमाल करती थी, और यही वजह है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हुए। तो इस चीज़ के ऊपर मजीद बात करते हैं। फवाद, इस आईनी बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? देखिए जी, आईनी बहरान आज से तो नहीं है ना, ये 8 मार्च से चल रहा है किस्सा, और जो आज के दिन तक जो आईनी बहरान है इस मुल्क में, मैं उसी दिन से लेके आज तक की बात कर रहा हूं कि इस पूरे टेन्योर में इस बड़े सूबे के अंदर जो आईनी बहरान है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कौन? फवाद साहब, इरफान कादिर साहब, चले फवाद साहब से जरा रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं। आपके नजदीक इस आईनी बुरहान का अब तक की तारीख में जिम्मेदार है कौन इसके पीछे? सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। ये फैसला आइन के बिल्कुल मुताबिक नहीं, आइन में ऐसी चीज लिखी ही नहीं है। ये बुरहान की वजह है। तो सर ये मुझे बताइएगा, आज के इस इकदाम के बाद जो तारीख आई है 22 जुलाई को दोबारा इंतखाब की, क्या आईनी बुरहान टल गया पंजाब के अंदर? मामला 22 तारीख के बाद बिल्कुल सुकून के साथ चलेंगे आगे? अब तूल दी जा रही है क्योंकि जज साहिबान को अब समझ आ रही है कि बावजूद इस सारे फैसले के वो हमजा शहबाज शरीफ तो फिर चीफ मिनिस्टर बनने लगे थे।
तो अब उन्होंने इसको मजीद इसको ताखीर का शिकार कर दिया इस तरह से और लंबी डेट दे के। तो इरफान कादिर साहब, आईन और कानून की रोशनी में इसका हल क्या है? अगर ये आईनी बहरान है और आप समझते हैं ये टला भी नहीं है, ये कैसे ठीक होगा? इसका हल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि उनमें से जो जस्टिस या अफरीदी हैं जिन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बात लिख देना ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, नया आइन मुरतब करने के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट का इसको इख्तियार नहीं है, तो या अफरीदी साहब जो जस्टिस हैं उनका जो व्यू पॉइंट है उसको मद्देनजर रखते हुए इनको चाहिए एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और ये जो गलत फैसला है इसको फौरन रिविजिट करें अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर। ठीक हो गया। फवाद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं इरफान कादिर साहब से एक सवाल कर लूं अगर आप? जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए जनाब। सवाल मेरा भी आपसे वही है। इरफान कादिर साहब ने तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दे दी है, ये अब आप बताइएगा और आप सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल सवाल कीजिए। जी पूछे। अच्छा, अपील को मुख्तलिफ करके अपील तो ये थी कि 7 दिन के अंदर अंदर जो फैसला दिया जाए, 7 दिन का जो वक्त दे दिया जाए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से दोनों फरीकैन को बिठाकर और एक पंचायत की फैसले की तरह एक फैसला बनाकर जो है वो कुछ एग्जीक्यूट किया है। तो इसको कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या तशरीह की कर पाएगी रिटन फैसले के अंदर? क्या इसका कोई माली से जवाब मिलता है कि जिसको जवाब को वहां पर तहरीर करते हुए बताएं कि हमने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया है, या इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करते हुए बताएगी कि जी आउट ऑफ द कोर्ट दोनों पार्टियां मान गई थी, लिहाजा हमने जो है ना इसको तहरीर कर दिया है? क्या इसका जो है वो कानूनी तौर पर आपको पहलू नजर आता है इसके रिटन फैसले में? आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट को अब समझ आ रही है कि ये मामलात जो है ये सियासी पार्टियों को खुद तय करने हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मामलात जो है अब उन पे छोड़े हैं। तो अगर अब मामलात उन पे छोड़े हैं तो पहले जो फैसला दे दिया था मुनर्रिफ अरकान के बारे में तो वो भी उन पे छोड़ते, कहते आप खुद इस चीज को तय करें, हमें कोई इस तरह का दायरा इख्तियार नहीं है। तो जहाँ पे इस तरह के केसेस, इस तरह की पिटीशंस जो कि एक अकलियती पार्टी की जो मौकफ अकलियत में था उस मौकफ की तायीद में उन्होंने अक्सरियत को नीचा दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अकलियती मौकफ है उसको सुनते हुए अक्सरियती मौकफ को उस वक्त तातुल का शिकार कर दिया सारे प्रोसेस को। तो अब सुप्रीम कोर्ट सही तरफ आ रही है कि उनको अंदाजा हो रहा है कि उनको इस चीज में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि नहीं आना चाहिए था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो गलत फैसला आ गया उसको अब उनको रिविजिट करना चाहिए। लेकिन इरफान कादिर साहब, जो बात और ये सवाल है उसको सामने रखते हुए एक बात और ये सामने आती है कि ये कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा मामला अदालत के अंदर गया, अदालतें रात को भी खुली। उस सारी सूरत हाल के अंदर जो पार्लियामान की जो कार्रवाई है, पार्लियामान की जो रिवायत है और जो काम सियासतदानों के करने का है, क्या अब वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रेसिडेंट तय नहीं हो गया, सेट नहीं हो गया कि हर मामला जो है वो असेंबली के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और वहां से जो है वो डिसीजन ला के उसकी रोशनी में एक फरीक दूसरे फरीक को कहता है कि देखो अदालती सर्टिफिकेट मेरे पास है, इसको तस्लीम करो? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की तायीद में तो फैसला दे सकता है जिससे कि पार्लियामान भी मजबूत हो और सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं दे सकता जो कि पार्लियामान की रूह के खिलाफ हो। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं दे सकता जिससे कि पार्लियामान की अक्सरियत जो है उसको यरगमाल बना लिया जाए अकलियत के नीचे, ऐसा फैसला नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा फैसला दे सकता है जिससे पार्लियामान की जो अक्सरियत है उसको तकवीयत हो, उससे पार्लियामान को भी तकवीयत होगी और सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामान के साथ जल करके इदारे अपने आप को मजबूत करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट कमजोर करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को भी कमजोर करेगी। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस वक्त पार्लियामान जो है खुद को कमजोर कर रही है, उस डगर पर चल रही है? पार्लियामान बिल्कुल, सियासतदान जो है पार्लियामान को कमजोर कर रहे हैं और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लेने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वो मामला भी अपने जिम्मे ले रही है और उस वजह से ये सारा ये जो आईनी जो बहरान है ये पैदा हो रहा है।
फवाद साहब, आप मुझे बताइएगा, इरफान कादिर साहब ने जो बात की है कि अगर पार्लियामान हर मामले को सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में लेकर जाएगी तो इससे पार्लियामान की जो वक़्त है, जो अहमियत है, उसकी इंपॉर्टेंस है वो कमजोरतर होती चली जाएगी, और जिस तरह से इरफान साहब फरमा रहे हैं कि वो हो भी रही है, तो इस सब का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं कि ये मामला इतने तवातुर के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा रहे हैं और अदालतों के जरिए जो है वो सारे फैसले हो रहे हैं? तो अगर अदालतों के जरिए ही फैसले करने हैं सारे, तो फिर पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियंस का, भारी वजीफों का जो बेनिफिट्स है उनका क्या फायदा हुआ? यानी किस लिए जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे वो खुद क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं फरीद भाई आपका सवाल सराखों पे मैं उसका बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता हूं, लेकिन इरफान कादिर साहब ने जिस तरीके से कहा, इस वक्त जो पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ा मसला है ना, पार्लियामेंट में तो कत्ल भी होते रहे, यहाँ पर तो स्पीकर को जो है वो पेपर वेट मारने पे स्पीकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुतहदा फवाद साहब, शाह पाकिस्तान में जो है महमूद वो जान कुरैशी से साहब मारे हमारे गए साथ थे। मौजूद हैं इस वक्त, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा ज़रा, एक आइनी बहरान की सी कैफियत है वैसे पंजाब के अंदर, और आज हमने देखा कि 22 जुलाई को दोबारा से इंतखाब के हवाले से तारीख सेट हुई है, तो क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? क्या ये मामला 22 तारीख के बाद हल हो जाएगा? देखिए, हल जो एक मुस्तकिल हल है ना, वो है एक फ्रेश इलेक्शन, असेंबलीज की डिसोल्यूशन, एक फ्रेश मैंडेट। इस वक्त जितने ये हल तलाश कर रहे हैं ये पैच वर्क है। अच्छा। और पैच वर्क से मुल्क का मसला हल नहीं होगा। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती। इसलिए हमारा पहले दिन से यही मौकिफ है कि इन्हें असेंबलियों को डिसॉल्व करके एक नए इंतखाब की तरफ जाना चाहिए और मुल्क को इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से निकालना चाहिए। लेकिन आज तो पैच वर्क हो गया, उसके अंदर बाबर अवान साहब ने इमरान खान साहब से मुशावरत की, उन्होंने भी हमजा साहब को जो एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब ठीक है 22 तारीख तक ठीक है वजीर आला वो रहें और 22 को जो है वो इंतखाब हो जाए। तो अगर ये सूरत हाल है तो पैच वर्क पीटीआई से भी हुआ और दूसरी तरफ से भी हो गया। देखिए, पहली बात तो है कि हमजा को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमजा को अदालतों ने कलअदम करार दे दिया है, उनके इलेक्शन को उन्हें नल एंड वॉइड कर दिया है। हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे और हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने एक कंटिन्यूटी के लिए उनको एक केयर टेकर अरेंजमेंट किया है ताकि निजाम हुकूमत भी चलता रहे, और वो जो अख्तियार जो चीफ मिनिस्टर के थे वो उनके पास उन्हें महदूद कर दिए हैं, उन्हें कर्टेल कर दिए हैं। और हमजा के जितने फैसले थे, अच्छी बात है, मुझे तो उनको उनकी लीगैलिटी क्वेश्चनेबल हो गई है। इसलिए मुझे ये निजाम ज्यादा देर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप पंजाब की बात कर रहे हैं या ओवरऑल निजाम की आप बात कर रहे हैं? सर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल बात इसलिए कर रहा हूँ कि मरकज में भी तो शहबाज शरीफ साहब के पास 2 वोटों की अक्सरियत है ना। अच्छा। आप वहाँ कैफियत देख लें, JUI जो है वो रिबा के केस पे नाला है, उनकी जो सिंध का चैप्टर है वो अपनी मरकजी क़यादत से हिमायत पर नजरसानी का मुतालबा कर रहा है। आप MQM को देख लें, वो कह रहे हैं हमसे जो एग्रीमेंट किया गया है उसको निभाया नहीं गया, हमसे वादा खिलाफी की गई है। आप BNP को देख लें, वो नाला है। आप ANP को देख लें, वो अपने फैसले पर नजरसानी करने को तैयार हैं। आप किसको हाथ लगाएंगे? आप जिसको हाथ लगाएं वो इस वक्त इस हुकूमत की कारकर्दगी, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, गवर्नेंस, जितने इश्यूज हैं उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे, और पब्लिक का जो गुस्सा है वो फील कर रहे हैं। द हीट वो है ना, दे फीलिंग द हीट। अब वो इस हुकूमत से डिस्टेंस करना चाह रहे हैं अपने आप को। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, यही इत्तेहादी हैं, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, इन्हीं इत्तेहादियों ने आपके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आपके साथ भी इन्हीं बातों का इजहार किया कि हमारे साथ तो भाईजान वो तो हो गया ना, हम पे इत्तेहाद का उनने इजहार कर दिया, उनने वहां चले गए, हम घर आ गए, ठीक है ना, हम हुकूमत में नहीं रहे, वो तो मुकम्मल हो गया। लेकिन जिन पर एतमाद किया था उन पर एतमाद उठ गया है ना उनका। हाँ। अच्छा, उन पर से एतमाद उठ गया। आप निजाम की बात करें कि ज्यादा देर तक निजाम, मैं जरा आगे आता हूं, लेकिन आपसे पूछ लूं, अगर ज्यादा देर तक नहीं चल सकता तो जिस निजाम की आप अभी बात कर रहे हैं कब तक चलता हुआ उसको देख रहे हैं, और उसके बाद क्या होने जा रहा है? कि इंतखाबात इसी साल देख रहे हैं आप? सर, एक ही तरीका है,
आईनी तरीका एक ही है, वो है नए इलेक्शंस। एक ही तरीका है ना, और हम कोई मावराए आइन कोई तरीका तो सजेस्ट नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ इन्हें खुद गर्जी से ऊपर आना चाहिए। देखिए, इनका ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा था 1100 अरब की करप्शन को दफन करना, नैब को दफन करना। सारी कौम ने देखा किस धूम से नैब का जनाजा उठाया गया है और उठ गया। तो इन्होंने अपने केसेस दफ्तर दाखिल करने थे, वो कर लिए। अब मजीद कौम पर अपने आप को मुसल्लत मत कीजिए। लोगों को फैसला करने दें कि वो मुस्तकबिल क्या चाहते हैं और वो हुक्मरानी का चाहते हैं। कुरैशी साहब, ये बता दीजिए जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, एक तो इसका बता दीजिए, जो ज़िमनी इंतखाब होंगे उसके जो नताइज आएंगे, क्या उसको होली एंड फुली तौर के ऊपर उसको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, चाहे उसके अंदर जो भी नतीजा है? और देखिए, ज़िमनी इंतखाबात अगर शफाफ होते हैं तो हम खुले दिल से उनके नताइज को तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर वहाँ जेरीमैंडरिंग होती है, सरकारी मशीन का इस्तेमाल होता है, तो हम इतराज होगा। आज की मिसाल देता हूँ आपको ताज़ा। हाँ, मैं आज सुबह आरओ के दफ्तर गया। PP 217 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जो सरकारी कैंडिडेट है नून लीग का, वो सरकारी दफ्तर में मीटिंग कर रहा है। सरकारी दफ्तर की दीवारों पे नून के पैराफ्लेक्स लगे हुए हैं। सरकारी अफसर उसको रिसीव कर रहे हैं और उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन नहीं तो क्या है? मैंने इसके वीडियो क्लिप्स, मैंने इसकी तस्वीर जो हमारे आरओ हैं PP 217 मुल्तान के, उनकी खिदमत में पेश किए और ने कहा ये तो बड़ी जायज बात है। इन राइटिंग थे, उनको सरकारी जो हमारे मशीनरी कैंडिडेट है ज़ैन कुरैशी देख के आए हैं। कौन इससे असरअंदाज बड़ी हो रहा है? वायलेशन में आज की बात ताज़ा बता रहा हूँ आपको। तो सर, ये कौन असरअंदाज हो रहा है सरकारी मशीनरी के ऊपर? कौन प्रेशर डाल रहा है? यार, आपकी पंजाब की हुकूमत हो रही है। आपकी पंजाब की जो ब्यूरोक्रेटिक मशीन है वो हो रही है। नहीं, कौन डाल रहा है उनके ऊपर? कौन, यानी भाई मैं तो कह रहा हूँ कौन डाल रहा है। हमजा शहबाज थ्रू हिज क्रोनीज, जिनको उसने अपॉइंट किया है, उनके थ्रू डलवा रहा है। तो हमजा तो वैसे पुरोबीद है वैसे 22 जुलाई की उसके लिए, तो उसके लिए आपके पास कोई प्लान है? आपके पास नंबर गेम्स है सीएम के इंतखाब के हवाले से? सर चला थोड़ा जान, नंबर गेम की बात आई है, हमारी सीटें तो नोटिफिकेशन करवा दें। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो तो मेहरबानी कर दें हमजा साहब, उसमें रुकावट तो ना बने। अदालत का फैसला है, उससे भी कतरा रहे हैं। चले, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है कि 22 जुलाई को कोई आप होता हुआ देख रहे हैं, अपना कोई सीएम आता हुआ, या फिर हमजा? मैं 22 जुलाई को हमजा को डूबता हुआ देख रहा हूं। अच्छा, कैसे सर, कोई थोड़ा बताएंगे इस पे? मैं आपको अगर ये बात गिरान गुजरी है तो मैं ज्यादा सवा खराशी नहीं करता। मैं ज्यादा आपके दिल पे बोझ नहीं डालना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि आज रात की नींद खराब हो। लेकिन कि इनका सारा, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, इनकी कोई टीम नहीं है। इनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। ना इनका एक लीडर है, इनका एक निशान है, ना एक पार्टी है, ना एक झंडा है, ना एक मंशूर है, ना एक फलसफा है। ये तो बुग़्ज़ इमरान और PTI के खिलाफ एक अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट है जो ज्यादा देर बाद दिखाई नहीं देता। सर, एक लास्ट सवाल करूंगा। 22 जुलाई को आप वज़ीर आला किसको देख रहे हैं? परवेज इलाही, हमजा शहबाज? मैं इल्म नजूम नहीं रखता। मैं समझता हूं कि ये पंजाब के लोगों का सियासी बसीरत का इम्तहान है। अगर उन्होंने इस अजाब से, जिसमें वो पिछले 3 महीने में मुब्तला हैं, उससे निकलना है तो उन्हें पल्ले पर मोहर लगानी चाहिए। तो PTI का सर कैंडिडेट कौन रहेगा? परवेज इलाही या उस्मान बुज़दार साहब? यार आप मत घबराइए, PTI अपना फैसला कर चुकी है और PTI की क़यादत जो फैसले करती है उस पर कायम रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाह महमूद कुरैशी साहब। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो तो ये कह रहे थे कि जनाब ये सिर्फ एक पैच वर्क हुआ है, पैच वर्क से सिस्टम आगे नहीं चल सकता, री इलेक्शन होने चाहिए, असेंबलीज डिसॉल्व होनी चाहिए और वो निज़ाम को ज़्यादा देर तक चलता नहीं देख रहे हैं।
क्या आप भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि पैचवर्क ही अब तक चल रहा है सारे मामले के अंदर, अब तक रूट कॉज को जो है वो ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है? फरीद भाई, आप पैच वर्क करें, आप नई सड़क बनाएं, जब तक तहरीक इंसाफ इसी तरह सियासत करती रहेगी। आप नई सड़क बनाएं कि आप जो है वो इसको सोने की सड़क भी बना दें, उन्होंने उसको भी उखाड़ देना है। आप लोहे की बना दें, उन्होंने उसको भी उखाड़ देना है। क्योंकि सड़क तो जब चलती रहेगी कि जब उसके ऊपर चलने वाले ये तय करेंगे कि हमने सिस्टम को चलते रहने देना है और सिस्टम को ठीक तरीके से उसकी रूह के मुताबिक चलने देना है। कुरैशी साहब ने एक बात की कि हमजा शहबाज के इंतखाब का अलदम हो गया। गो कि हमारे कोर्ट रिपोर्टर ने कुछ देर पहले कंफर्म किया कि कोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं हुई और कुछ देर में जिस वक्त भी जजेस का कहना यह है कि रात को आराम से बैठ के फैसला लिखेंगे, जिस वक्त भी तफसीली फैसला आएगा, असल फैसला आएगा, ज़ाहिर कोर्ट के अंदर तो एक फैसला अनाउंस कर दिया जाता है कि ठीक है जी इंतखाबात 22 जुलाई को होंगे, और उसके बाद फिर कोर्ट जो है वो तमाम फैसले को तफसील के साथ लिखता है कि किसका क्या मौक़िफ़ था और किन बुनियादों पर उन्होंने फैसला किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, फिर कुरैशी साहब ने भी उसको दोहराया कि हमजा शहबाज का इंतखाब का अलदम हो गया। अगर हमजा शहबाज साहब का इंतखाब का अलदम हो गया है तो फिर अराकीन जो मुनरिफ हुए थे वो फिर किस बुनियाद के ऊपर उनका इनराफ तय हुआ? कैसे तय हुआ कि वो अराकीन जो थे उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, वो लोटे हो गए और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने की वजह से उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर रेफरेंस दायर किया गया। कोई तो एक्ट होगा ना, किसी एक्ट की बुनियाद पे पता लगेगा, या किसी की शक्ल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है फैसला कर दिया जाता है। जाहिर है कोई ना कोई एक्ट होगा और वो एक्ट वही था कि उन्होंने हमजा शहबाज के इंतखाब के अंदर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए हमजा शहबाज को वोट दिए थे, जिसकी बुनियाद पर वो डी-सीट हो गए, जिसकी बुनियाद पर अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को भी फिर रोल बैक करें। अगर आप ये कहते हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर नहीं रहे, फिर हमजा शहबाज कहां से आए? हमजा शहबाज जो है वो जाहिर है कि किसी जगह पर मुंतखब हुए, किसी जगह पर उनका नाम आया तो वो आज सूबे की जो है वो यानी आप फवाद यानी आप ये नुक्ता उठाना चाह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज जो है वो कलदम हो गया और अगर जो है वो ये जो 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 मुनरिफ अरकान है फिर वो मुनरिफ भी ना रहे, अगर वो मुनरिफ ना रहे तो फिर वो जो डी सीट हुए वो डी सीट भी नहीं हुए, तो जब वो डी सीट भी नहीं हुए तो ये जो 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये तो सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या माजरा है? फिर ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इंतखाब के अंदर कुछ ऐसी बेकायदगियां पाई गई हैं, कुछ ऐसे मामलात हुए कि जिसकी बुनियाद पर इंतखाब के मामले को जो है वो मशकूक ठहराया गया है। ये इंतखाब के मामले के ऊपर शकूक का इजहार करते हुए दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का पूरा फैसला इस बात की दलील है कि लाहौर हाई कोर्ट इस बात के ऊपर कायल था कि जो इंतखाब हुआ उस इंतखाब के मामले को वहीं से शुरू करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको नए सिरे से शुरू किया जाए। तहरीक इंसाफ तो चाहती है ना कि जी 5 लोगों को जो है वो नोटिस होने, उनका नोटिफिकेशन होने दें और उसके बाद जो वो भी वोट डाल सके। तो जिस एक्ट की बुनियाद पे वो मुनरिफ हुए थे, किस्सा तो वहीं से शुरू होगा ना। अगर आप 25 अरकान को माइनस करके इलेक्शन करवाएंगे तो जो है वो उसकी आप कह सकते हैं कि वो मेरिट के ऊपर हुआ। ये कैसे हो सकता है कि नए अब जो इंतखाब होगा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई चाहती है कि मामला गिनती दोबारा से तो हो, लेकिन गिनती उनकी मर्जी के मुताबिक हो, जिस तरह की गिनती वो चाहते हैं जिस तरह की गिनती वो चाहते हैं। अब जो इंतखाब होगा ना, अब जो इस वक्त सूरत हाल बनेगी, जो 22 जुलाई का एक तय हुआ वो ये था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला उस दौरान रहेंगे, वो बिल्कुल कायम मकाम या जो है वो अबूरी वज़ीर आला नहीं तो होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है वैसे कि जो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके आगे कायम मकाम तो नहीं लिखा जा सकता हमजा शहबाज के आगे। जाहिर है कि वो वज़ीर आला होंगे, लेकिन चूंकि इंतखाब के अंदर ऐसी बेकायदगियां हुई थी। देखिए आपको पता है बहुत सारी सीटों के ऊपर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अंदर डस्का के अंदर रीपोलिंग हुई थी, ठीक है ना। हालांकि डस्का के नतीजे आ चुके थे ना, लेकिन डस्का में रीपोलिंग हुई थी क्योंकि उसके अंदर बेकायदगियां पाई गई थी। उन बेकायदगियों की बुनियाद, बेकायदगी किसी भी किस्म की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ठप्पे यहां पर लगे। बेकायदगी तो ये भी हो सकती है कि किसी जगह पर किसी मखसूस इलाके के अंदर एक ऐसे देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं कि खवातीन के अगर 10% वोट ना डाले किसी हल्के के अंदर तो इलेक्शन दोबारा होता है। तो इसका मतलब कतन ये नहीं होता कि जीतने वाले को कामयाब करार दे दिया जाए। हाँ, ये जरूर होता है कि रीपोलिंग होती है। तो ये यहाँ पर इस वक्त कामयाब करार दिए जा चुके थे। इस इंतखाब को तस्लीम कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए ये तस्लीम कर लिया है कि हमजा शहबाज इस वक्त सूबे के वज़ीर आला हैं। लेकिन चूंकि इंतखाब के अंदर उसके तमाम जो कानूनी नुकात थे वो पूरे नहीं हुए, लिहाजा जो है वो इंतखाब को दोबारा करवाया जाएगा। और उसमें जिस तरीके से तहरीक इंसाफ चाहती थी कि जी जो लोग जीत कर आए वो भी इसका हिस्सा बने, तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी मौका दिया। फिर हमजा शहबाज साहब को इसमें जो फायदा नजर आया कि बजाय इसके कि वो 22 तारीख को फिर एक नया किस्सा सुने, एक नया कट्टा यहाँ पर खुले,
कि जी तहरीक अदम एतमाद आ रही है, जी आपके नंबर्स पूरे नहीं है, एक जो है वो सवालिया निशान ही बना रहे, और सवालिया निशान का नुकसान किसी और को नहीं, सूबे के आवाम को है कि उनके फैसला करने वालों का अपना मुस्तकबिल जो है वो तय ना हो सके। तो इन तमाम चीजों को हमजा शहबाज साहब ने बहुत समझदारी के साथ उनको ये दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने सूबे पंजाब को बहरान में डालने के बजाय बहरान से निकालने का किरदार अदा किया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई दिन से ही ये कोशिश की है, 8 मार्च से लेकर अगर आज तक का मामला देखें और आगे भी न जाने क्या हो, मैं बिल्कुल अयाज शुजा साहब की बात ने मेरे जहन का एक नया दरीचा खोल दिया है कि इसके बाद तो जब ये इंतखाबात हो जाएंगे तो 22 तारीख को तहरीक इंसाफ एक नए राग के साथ आएगी कि जी उन सीटों के ऊपर जो है वो हमजा शहबाज साहब ने तौहीन अदालत करते हुए उन तमाम बातों को तस्लीम नहीं किया जो अदालत ने कहा था, वो इंटरफेरेंस करते रहे। देखिए ना एक बहुत तो उससे पहले तो फवाद साहब आप 22 की तरफ जा रहे हैं। मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात को लेकर अगर आगे बढ़ूं तो मुझे तो 17 तारीख के बाद ज़िमनी इंतखाब के ऊपर इस नया जो ढंढोरा पीटा जाएगा वो ये होगा कि जनाब चूंकि ये साफ और शफाफ, क्योंकि कुरैशी साहब ने तो कह दिया कि साफ शफाफ इंतखाबात अगर होंगे, अब ये साफ और शफाफ इंतखाब की जो तारीफ अगर ये पूछी जाए तो ये तारीफ तो हर किसी किताब में नहीं लिखी हुई। ये तारीफ तो नहीं है, हर कोई अपने अपनी मर्जी से तारीफ करता है। जीतने वाला कहता है साफ शफाफ है, जो हार जाता है वो कहता है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, तो इसकी तो तारीफ नहीं है। अयाज शुजा साहब, फवाद साहब जो बात कर रहे हैं और जो नुक्ते की तरफ उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है, आप मुझे बताइए ये जो मखसूस अराकीन का जो नोटिफिकेशन है, अगर ये नोटिफिकेशन हो भी जाता है, इस नोटिफिकेशन हो जाने के बाद आप मुझे बताइएगा क्या इससे भी तहरीक इंसाफ के ऊपर वजीर आला के कैंडिडेट पे जो 22 तारीख को होने वाला इंतखाब है उस पर फर्क पड़ेगा? और दूसरी चीज ये वो यही वाली बात कि जनाब अगर कलअदम करार दे दिया जाए शहबाज साहब को तो फिर वो जो मुनर्रिफ अराकीन है उनका डिसीट होने वाला मामला वो भी नहीं होना चाहिए, 17 को जो ज़िमनी होने जा रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर गिनती शुरू करनी है तो वो शुरू से की जाए, ना कि गिनती शुरू से हो लेकिन अपनी मर्जी की हो। फरीद भाई, बिल्कुल फवाद साहब की बात से मुतफिक हूँ कि पीटीआई किसी भी ऐसी चीज को नहीं मानेगी जो उनके मफाद में नहीं है। 2013 के इंतखाबात से देख लें कि 14 का धरना हुआ, कितने दिन जारी रहा, अगर एपीएस का सानिया ना होता तो पता नहीं वो कितनी देर तक जारी रहता। अब मैं उसके ऊपर आ जाऊं, मैं आपको बताऊं जब पीटीआई का पहला पंजाब समिति का इजलास हुआ था और जिसमें सिर्फ 38 अराकीन ने शिरकत की थी, जब ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद पहला पार्लिमानी इजलास हुआ था। अगर इमरान खान को 1% भी यकीन होता कि पीटीआई वज़ीर पंजाब की सीट बचा सकती है तो आप यकीन करें चौधरी परवेज दाई को किसी सूरत उम्मीदवार नहीं बनाया जाना था। इमरान खान अपनी मर्जी का उम्मीदवार लाते, पीटीआई में से उम्मीदवार लाते, और जिस तरह का सरदार उस्मान बुज़दार थे वैसा ही कोई दूसरा उम्मीदवार होता। यहाँ पे उनको अच्छी तरह मालूम था कि पंजाब में पीटीआई का शराजा मुंतशिर हो चुका है और अगर किसी बड़े माहिर खिलाड़ी को, सियासत के एक माहिर खिलाड़ी को उतारा जाए मैदान में तो ही वो पीटीआई की बिखरते हुए शराजे को समेट सकता है। और यही उन्होंने एक सियासी फैसला दुरुस्त किया। जितने भी उनके तरीके अदम एतमाद से पहले उनके जो फैसले थे और उनके खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद आई उसके बाद जो फैसले थे, यही वजह है कि पहले इजलास में 38 पीटीआई के अराकीन शामिल हुए थे, उसके बाद फिर चौधरी परवेज दाई ने सबको यकजा किया। मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि कई इजलासों में साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मौजूद ही नहीं होते थे और वहां पे भी चौधरी परवेज दाई शोर बचाते नजर आते थे कि साबिक वज़ीर आला किधर है, वो क्यों नहीं इजलास में शामिल हो रहे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये 17 जुलाई के इंतखाबात में आपको एक बार फिर नजर आएगा। मैंने आपको इसमें पेशगोई की है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 15 से 16 सीटों पर मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है ज़िमनी इंतखाब की 20 सीटों में से। मैं आपको सिर्फ लाहौर की 2 सीटों का बताऊं कि असद खोखर के मुकाबले में नवाज अवान जो उनके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार है वो उनके कोऑर्डिनेटर होते थे, यानी उनके पीछे खड़े होते थे जब वो पीटीआई की तरफ से 2018 का इंतखाब लड़ रहे थे। और इसी तरह मैं आपको एक और सीट का बताऊं कि मियां अकरम उस्मान जो है वो मियां महमूद रशीद के दामाद हैं और इससे पहले वो वाज़ेह तौर पे ये इलेक्शन हार चुके हैं 2018 का जनरल इलेक्शन। इसी तरह दूसरे सीटें भी जारी की गई, इसी तरह दूसरी टिकटें भी जारी की गई। मुस्लिम लीग नून जो टिकटें उन्होंने पीटीआई के लोगों को दी उसमें उन्होंने बाकायदा अपनी लोकल क़यादत को उन्होंने इत्मीनान में लिया है। लोकल क़यादत इनकी कैंपेन कर रही है, खुद हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी इस कैंपेन में उतरने वाले हैं। आज के फैसले के बाद अगर हमजा शहबाज नहीं आते, मरियम नवाज पर इस फैसले का इतलाक नहीं होता, ना तो वो रुकने असेंबली है ना उनका असेंबली से कोई ताल्लुक है, वो मुस्लिम लीग नून की लीडर है, नायब सदर है, वो जरूर इनकी कैंपेन कर सकती हैं। 2000 ये जो 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब होगा
मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ एयाज साहब कि ये जो 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब है इसका, और साथ में अगर ये जो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन है इसका, 22 जुलाई पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेंगे, मुझे जरा ये जरूर बताइएगा इसके ऊपर कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जी मैं वही बता रहा हूं कि अगर 20 सीटों में से मुस्लिम लीग नून 14, 15 या 16 सीटें जीत जाती है तो आप नंबर गेम देख लें, इस वक्त 168 है। इलेक्शन कमीशन 5 सीटें और जारी कर दे तो 173, और अगर पीटीआई 4 या 5 सीटें जीती है तो ये 170 या 78 होंगे। सादा अक्सरियत ऐवान में 186 है, और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान इस वक्त 176 हैं। अगर वो 14 या 15 सीटें जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो गिनती है वो 190 से 191 हो जाएगी। इस तरह उनको सादा अक्सरियत से एक चीज और बताइएगा अयाज साहब, एक चीज और बताइएगा। फरीद भाई मैं सवाल कर लूं? जी जी फवाद साहब बिल्कुल करें, बिल्कुल सवाल करें। टाइम बहुत आपके पास थोड़ा है, मैंने कहा इसलिए जल्दी से पूछ लूं। अयाज साहब आप असेंबली के अमूर के माहिर हैं, आप पंजाब असेंबली कवर भी करते हैं, ये फरमाइएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून मिसाल के तौर पे 17 सीटें जीत जाती है, 17 या 18 सीटें जीत जाती है, तो उसके बाद जो असेंबली के अंदर जो अक्सरियत है वो जाहिर है कि नून लीग के पास आ जाएगी, और अक्सरियत की बुनियाद पर यानी कि नंबर ऑफ सीट की बुनियाद पर ही तयन होता है मखसूस सीटों का। तो क्या ये मखसूस सीटें 5 ही रहेंगी पीटीआई के पास, या इन सीटों के ऊपर भी जो है वो कोई और मामला हो सकता है कि जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, जाहिर है कि मखसूस सीटें भी उसको ज्यादा मिलनी है? जी मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक जो होता है वो आपकी जो जनरल इलेक्शन में सीट्स होती हैं उसके ऊपर होता है। जैसे ही पीटीआई ये 5 नशिस्तें जो पीटीआई ने जनरल इलेक्शन में सीटें जीती थी उनके ऊपर हैं, और पीटीआई अभी तक जब तक ज़िमनी इंतखाब नहीं हो जाता वो हकदार है कि वो ये 5 नशिस्तें अपने पास रखे। लेकिन जैसे ही ये ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग नून ज्यादा नशिस्तें जीती है और पीटीआई अपनी नशिस्तें खोती है, तो उसी इक्वेजन के साथ पीटीआई की मखसूस नशिस्तों में भी कमी वाकया होगी, और उनके जो अपना जो उन्होंने नंबर्स दिए, जो नाम दिए हुए हैं, उन नामों में जो बॉटम पे लोग होंगे वो वहां से फारग होंगे, और मुस्लिम लीग नून के जो लोग रह चुके हैं, जो उन्होंने नाम दिए हैं, जो नहीं बन सके, वो अपना इन नशिस्तों पर अपना इलेक्ट होके आ जाएंगे मखसूस नशिस्तों पे, जिनमें 3 खवातीन की हैं और 2 अकलियती जो नशिस्तें हैं वो हैं। इस तरह ये 17 जुलाई एक डिवीजन ये भी बन सकती है कि जो 5 सीटें इस वक्त तहरीक इंसाफ रिज्यूम कर रही है कि वो उसकी सीटें हैं, यानी कि उनके ऊपर उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो हो सकता है 22 को ना हो, 24 को, 26 को, 28 को जाकर अगर सूरत हाल तब्दील होती है तो वो 5 सीटें भी लूज कर सकती है तहरीक इंसाफ, उनका नंबर मजीद कम हो सकता है। जी बिल्कुल, ये जैसे ही अगर ये अपना ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई ये 20 नशिस्तें नहीं जीती, 10 जीती है, तो इसका मतलब है कि उनकी आधी नशिस्तें चली जाती हैं। अगर 15 जीती हैं तो आप समझ लें कि उनकी सिर्फ 1 क्वार्टर नशिस्तें रह जाती हैं, यानी कि 15 सीटें लूज करने पर ये 20 की 20 नशिस्तों पर ये 5 नशिस्तों की इनकी इक्वेजन है, जो 5 सीटें फारग हुई हैं। जैसे ही ये अपनी अक्सरियत लूज करेंगे ऐवान में, उसी तनासब से ये सीटें कम होनी शुरू हो जाएंगी, और मुस्लिम लीग नून जो कि ये अगली उनकी पार्टी टिकट पे जो 20 जीतेंगे उस हिसाब से जो तनासब बनेगा उनको वो सीटें जाएंगी। ठीक, यानी पीटीआई अयाज शुजा साहब, पीटीआई इस वक्त जो है वो इस उसके ऊपर है कि वो 20 की 20 नशिस्तें जीत कर जो है वो मखसूस नशिस्तों में से जो 5 है उसको ग्रैब करने की पोजीशन में आ जाएगी। ये उनकी ख्वाहिश या उनकी अप्रोच हो सकती है। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा और दिन मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या 22 तारीख के बाद, और ये जो 17 से ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 17 को ज़िमनी, उसके बाद 22 को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, उसके बाद आप इस मामले को पीटीआई की तरफ से मजीद तवालत इख्तियार करता हुआ आपको न ये नजर आता है, या फिर आप ये समझते हैं कि उसके बाद मामला काफी हद तक सेटल डाउन हो जाएगा और पंजाब के अवाम भी सुख का सांस ले सकेंगे? देखिए असेंबली के अंदर तो ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन सड़कों पे ये सेटल डाउन नहीं होगा। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, वो धांधली का शोर मचाएंगे और उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। उनको किसी ने ये यकीन दिला दिया हुआ है कि इस वक्त वो अपनी मकबूलियत की मेराज पे हैं, और अगर आम इंतखाबात हो जाएं तो वो तमाम सीट यानी वो ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत दे जाएंगे, बल्कि शायद मुखालफिन की जमानत भी जब्त करा लेंगे। लेकिन जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी है, जबकि पीटीआई की आज 3 साल 7 माह हुकूमत करने के बावजूद भी पंजाब में तंजीम साजी नहीं हो सकी। यही हाल सिंध में पीपल्स पार्टी का है। हाँ, केपीके में पीटीआई बेहतर सूरत हाल में है, पीटीआई वहां पिछले 8-9 साल से इक्तदार में है, वहां उनकी बेहतर सूरत हाल है। पंजाब में
इमरान खान एक बार फिर एहतजाज की कॉल देंगे, ज़िमनी इंतखाबात में ये वो अपना बयानिया बनाएंगे कि धांधली हुई, हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर धांधली की और धांधली के सबूत सामने लाए राइट। जाएंगे। अयाज साहब, मैं आपको कतई कलामी की मादरत चाहता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर पंजाब से हमारे साथ मौजूद है। हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा जरा कि आज जो सूरत हाल हुई है, जो एक तारीख का तयन हो गया है, आप समझते हैं मामला हल हो गया है, बेहतरी की तरफ अब चला गया है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं समझता हूं कि ये जो एक 3 माह से सूबे के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर जो एक आईनी बहरान था, वो अपने इख्तिताम को आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। और उसमें जो खान साहब का नैरेटिव होगा, जिसका अभी भी जिक्र हो रहा था, वो तो सारी कौम जानती है कि वो किस तबीयत के या किस सोच के मालिक हैं। अभी कल के फैसले पे आप देख लें, कोई जो फौरी रद्द अमल था, वो उनकी सारी टॉप लीडरशिप जो थी वो उस पर मिठाइयाँ बांट रही थी और बगले बजा रही थी। लेकिन जैसे ही वो फैसला समझ में आया तो साथ ही रोना पीटना शुरू कर दिया और अपने ही जो अपील थी, अपने ही हक में जो फैसला आया, उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का उस पर जो भी डिसीजन आया, वक्ती तौर पे किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम फैसले आला अदलिया के मानने शुरू कर देंगे और उन्हें तस्लीम कर लेंगे, तो फिर ये अनारकी और ये जो बेचैनी की सूरत हाल है, ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। हसन मुर्तज़ा साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप भी माशाल्लाह सीजन पॉलिटिशियन हैं, बहुत अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस का जो काम है और जो किरदार है, आप नहीं समझती ये कि मामला, ये काम पार्लियामेंटेरियंस के करने का है, ना कि ये मामला अदालतों में जाए और वहां से अदालती अहकामात की सूरत में आए और फिर वो किया जाए? और अगर ऐसा होता है तो फिर पार्लियामेंटेरियंस का और पार्लियामेंट का क्या किरदार रह जाता है? देखें, आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और आज का जो अदालत का रवैया था, मैं समझता हूं कि वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि पार्लियामेंट को या किसी भी इदारे को किसी भी इदारे को अपने मामलात जो हैं वो अपनी सतह पे हल करने चाहिए, उन्हें अदलिया को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये रुझान जो था पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा हो गया था, जो आज के इस फैसले से, जिस अंदाज में उन्होंने फैसला किया, जिस अंदाज में उन्होंने सारे फ्रीकैन को सुना और फ्रीकैन के मौक़िफ़ के मुताबिक फैसला करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद है। अदलिया का बड़ा गुड जेस्चर था और उस पर सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपनी स्पेस जो उनकी आए दिन कम होती जा रही है, उनके फैसले कहीं और होना शुरू हो गए हैं और जिसका रोना हर अपोजिशन रोती है, वो अब कम करने का मौका हमें अदलिया ने दिया है। और हमें चाहिए कि हम ये फैसले पार्लियामेंट में करें, जिससे पार्लियामेंट की सुपरमेसी को भी यकीनी बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया। और जिससे बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच। एयाज शुजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक है, और ब्रेक के बाद आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सरबराह पिल्लर अहमद बिलाल महबूब साहब होंगे। उनसे इसी मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और तज्ज़िया लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।